व्हाट्सअप गाइज, इज न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडिया पॉसिबल? अभी एनयू की वीडियो है, देखते हैं क्या पर। मतलब मेरे को लगता है उससे रिलेटेड होगा कि जो आसिम मुनीर यूएस से जाकर जो हवाबाजी करता ना कि मैं जाऊंगा तो दुनिया को ले डूबूंगा, ऐसे ऐसे भाषण जो दे रहा था वहां से, मतलब हम पर कुछ हुआ तो। और ये भी तो कहा है कि अगर हमने डैम बनाया तो उसके ऊपर इतनी मिसाइल देने वाले ना ऐसी। तो वीडियो देखते हैं चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट न्यूक्लियर वॉर चाहता है और तो और आधी दुनिया को इस वॉर में जला देना चाहता है। और ये बातें पाकिस्तान से नहीं, अमेरिकन सॉइल से हो रही हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और डिफैक्टो रूलर आसिम मुनीर हाल ही में अमेरिका में थे, जहां उन्होंने अपना प्लान एक्सपोज किया कि वो वेट कर रहे हैं कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करे, भारत अपनी नदियों पर डैम्स बनाए और फिर वो 10 मिसाइल से एक एक डैम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी अब अमेरिका ने आसिम मुनीर को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि वो एक डिक्टेटर की तरह दूसरे देश में जाकर इंडिया पर अटैक करने की धमकी दे सकता है, और वो भी बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के। और आपको चौंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है और अब वापस ट्रम्प के तलवे चाटकर पाकिस्तान अपना वही स्टेटस जीत रहा है। दिस थ्रेट इज द प्राइस इंडिया हैज टू पे टू स्टे इंडिपेंडेंट। और जैसे इंडिपेंडेंस डे नजदीक आ रहा है, हमें कुछ बातें क्लियर करनी ही होंगी। क्या पाकिस्तान सच में भारत पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? अमेरिका का इसमें इंटरेस्ट क्या है? क्या भारत ऐसे अटैक के लिए रेडी है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये है हमारी नई सीरीज ट्रम्प वर्सेस द वर्ल्ड, जहां हम डोनाल्ड ट्रम्प के दुनिया पर होने वाले इम्पैक्ट को गहराई से देखेंगे, वो भी एक इंडियन पर्सपेक्टिव से। पिछले कुछ महीनों में काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कमबैक किया है। पुतिन ट्रम्प से मिलने अमेरिका जा रहे हैं और मोदी जी SCO समिट के लिए चाइना। इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है? The answer is simple. The world is preparing for a major conflict. सबसे पहले समझते हैं कि आसिम मुनीर को अमेरिका जाने का वीसा कैसे मिला। रीजन नंबर 1, आसिम मुनीर कहता है कि इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर करने का पूरा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रम्प को जाता है। सिर्फ भारत पाकिस्तान ही नहीं, ट्रम्प ने दुनिया के कई सारे वॉर्स रोकने में मध्यस्थी की है और करके भी दिखाया है। और इसके लिए ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। बेसिकली एक तरफ पाकिस्तान खुद को बचाने का क्रेडिट ट्रम्प को दे रहा है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ट्रम्प बीच में नहीं आता तो फिर भारत तो पाकिस्तान को पूरा ही निगल जाता। तो वो ट्रम्प के गुड बुक्स में चला गया है और ट्रम्प पाकिस्तान को ही फेवर करेगा। क्यों? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए 2 भाइयों का एग्जाम्पल लेते हैं। एक भाई पढ़ा लिखा है, दूसरा भाई अनपढ़। एक भाई आत्मनिर्भर है, खुद के पैसे कमाता है और जॉब में तरक्की कर रहा है। दूसरा भाई बेरोजगार है, खुद की चाय भी उधार के पैसे से पीता है। एक भाई दुनिया भर में अपने साइंस के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए और अपनी स्टेबिलिटी के लिए मशहूर है, और दूसरा भाई सिर्फ और सिर्फ अपनी शरारतों के लिए फेमस है। अब अगर किसी तीसरे को मैनिपुलेट करना होगा तो किसे मैनिपुलेट करना आसान होगा, पहले भाई को या दूसरे भाई को? अगर आप ये जवाब समझ गए तो ये भी समझ जाओगे कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तान पावरफुल है, बल्कि इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका के लिए अपने मिलिट्री बेसेस बनाना आसान है। पाकिस्तान को कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट देकर उनके रेयर अर्थ मिनरल्स को अपनी जेब में करना आसान है। रीजन नंबर 2, अब मुनीर को अमेरिका ने पाकिस्तान के डिफैक्टो रूलर की तरह ट्रीट करना स्टार्ट किया है। मतलब उनके इलेक्टेड लीडर शहबाज शरीफ सिर्फ नाम के लिए PM है, असली कंट्रोल मुनीर के हाथ में है। यही बात अमेरिका ने एक्सेप्ट की है, क्योंकि जून के महीने में मुनीर अमेरिका में थे और उन्होंने ट्रम्प के साथ एक प्राइवेट लंच किया। यूजुअली ऐसे बातें हेड ऑफ स्टेट के साथ ही होती हैं, किसी एरे गहरे के साथ नहीं। यानी ट्रम्प पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जो थोड़ी बहुत उम्मीद है उसे भी नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान का PM आएगा तो झोला फैलाएगा, लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ आएगा तो हथियार खरीद कर ले जाएगा। ये अमेरिका को पता है। ये फोटो देखिए, आसिम मुनीर सेंटकॉम के चीफ से मिले हैं। सेंटकॉम यानी यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड। ये इंसान है कौन, थोड़ी ही देर में समझेंगे। रीजन नंबर 3, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। लेट्स फेस द फैक्ट्स। जब पहलगाम में भारत के सिविलियंस पर अटैक हुआ और ऑपरेशन सिंदूर से जब हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया तो कुछ बातें क्लियर हो गई कि ट्रम्प इंडियंस के सेंटिमेंट्स के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करता। नहीं तो भारत जैसे रिलायबल पार्टनर को छोड़कर पाकिस्तान की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं थी।
भारत पाकिस्तान को एक लेवल पर लाने की कोई जरूरत नहीं थी। भारत और अमेरिका के पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहे हैं। और दूसरे साइड में पाकिस्तान, वो तो खुद ओसामा बिन लादेन को अपना हीरो मानता है। एक ऐसा इंसान जिसने अमेरिकन सॉइल पर सबसे डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक किया था। लेकिन सच तो यह है कि आज ट्रम्प को पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है क्योंकि उसे पाकिस्तान की जरूरत है। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्यों? ईरान के प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। कुछ महीनों पहले हमने वाई अमेरिका हेट्स ईरान नाम का एक वीडियो बनाया था, जहां हमने ईरान के रेजिम चेंज के बारे में बात की कि कैसे CIA ने ऑपरेशन एजैक्स के थ्रू ईरान में कू करवाया था, वहां की डेमोक्रेसी को कैंसिल करके अपना डिक्टेटर वहां बिठाया था। फिर उसके अगेंस्ट ईरान में 1979 में फिर से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और ईरान अमेरिका का एनिमी नंबर 1 बन गया। ईरान और पाकिस्तान एक बॉर्डर शेयर करते हैं और अगर ईरान पर अटैक करना है तो पाकिस्तान का सपोर्ट अमेरिका के लिए मस्ट है। पाकिस्तान के पास 3 ऐसी चीजें हैं जो भारत के पास नहीं है, और वो 3 चीजें हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। पाकिस्तान ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और पाकिस्तान चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। हो गई ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। और पास्ट में पाकिस्तान ने USSR को अफगानिस्तान में हराने के लिए मुजाहिदीन को ट्रेन किया था, जिन्होंने अमेरिका की मदद की थी। अब मुझे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना है, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि अगर ये फैक्ट आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये रैम्बो 3 का सीन याद है, जहां रैम्बो तालिबान के साथ में लड़ता है, जहां उन्हें फ्रीडम फाइटर्स की तरह दिखाया गया है। वही तालिबान जिनसे बाद में अमेरिका लड़ रहा था। जो तालिबान, जो मुजाहिदीन पहले अमेरिका के दोस्त थे, वही बाद में जाकर दुश्मन बन गए। मुजाहिदीन और तालिबान अमेरिका और पाकिस्तान की ही नाजायज औलाद है। रैम्बो 3 के एंड में ऐसी लाइन भी आती थी, डेडिकेटेड टू द ब्रेव मुजाहिदीन फाइटर्स ऑफ अफगानिस्तान, जो 9/11 के बाद चेंज करके दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू द गैलेंट पीपल ऑफ अफगानिस्तान कर दी गई और इसके सारे प्रूफ्स मिटा दिए गए। लेकिन जिन लोगों ने 2001 से पहले ये फिल्म थिएटर्स में देखी थी, उन्हें पता था कि अमेरिका ने कैसी पलटी मारी है। अमेरिका ने फिल्म की एंडिंग ही चेंज कर दी जब उनके और पाकिस्तान ने बनाए हुए सांपों ने उन्हें काटना स्टार्ट कर दिया। द पॉइंट बीइंग, पाकिस्तान आज भी अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान थोड़े से पैसों के लिए अपने लोगों के इंटरेस्ट को बेच सकता है, ये हिस्टोरिकली प्रूवन है। तो पाकिस्तान नेचुरली अमेरिका का अच्छा पेट, पार्टनर बन सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया, वो बीते कल की बात है जिसे अमेरिकन लीडरशिप भूल चुकी है। अब अमेरिका आने वाले कल की तैयारी में लग चुका है और आने वाले कल में प्रॉक्सी वॉर्स वापस होने वाले हैं, जहां अमेरिका डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली दुनिया के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में शामिल होगा। और अमेरिका यही चाहता है कि वो पूरी दुनिया का पुलिस बना घूमे। कौन सही है, कौन गलत, किसने वॉर लड़नी चाहिए और किसने नहीं, ये डिसाइड करने की मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास ही हो। अमेरिका जो पूरी दुनिया का पुलिस बनता घूमता है, उसने दुनिया को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है और अलग अलग हिस्सों पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अलग अलग यूनिट्स पर डाल दी है। इन्हें कमांड्स कहते हैं। टोटल 6 जियोग्राफिक कमांड्स है और 5 फंक्शनल कमांड्स। 6 जियोग्राफिक कमांड समझते हैं। US नॉर्दर्न कमांड में नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के सारे देश और उनके सराउंडिंग वाटर एरियाज आ जाते हैं, जैसे USA खुद, कनाडा, मेक्सिको। US सदर्न कमांड में सेंट्रल और साउथ अमेरिका के देश हैं। US अफ्रीका कमांड में मेजॉरिटी ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आता है। एशिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसे अमेरिका ने अलग तरह से डिवाइड किया है। US यूरोपियन कमांड में यूरोप, रशिया, ग्रीनलैंड और इजराइल आता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान को संभालने वाले कमांड्स अलग हैं। US इंडो पैसिफिक कमांड इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया के देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह इन्हें संभालता है और उनके सराउंडिंग ओशंस को भी। लेकिन पाकिस्तान दूसरे कमांड के अंदर आता है, जो शायद हिस्टोरिकली सबसे इम्पोर्टेंट कमांड रहा है। US सेंट्रल कमांड मिडिल ईस्ट, इजिप्ट, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये इनके अंडर आते हैं। बाकी 5 फंक्शनल कमांड्स है, जैसे US साइबर कमांड, US स्पेशल ऑपरेशंस कमांड, US स्पेस कमांड, US स्ट्रेटेजिक कमांड, US ट्रांसपोर्टेशन कमांड, लेकिन उनके डिटेल्स में नहीं घुसते हैं। वापस आते हैं इस इमेज पर। ये इंसान है US सेंट्रल कमांड का चीफ, जिसके डायरेक्ट अंडर आता है पाकिस्तान। बेसिकली ये बंदा पाकिस्तान का बॉस है। आसिम मुनीर इससे ही ऑर्डर्स लेता है। अब अगर मुनीर अमेरिका गए हैं और इनसे स्पेसिफिकली मिल रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है,
कि अमेरिका ईरान में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और जिसके लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि जल्द ही ईरान में वापस एक कू प्लान होने वाला है जिसमें पाकिस्तान एक बड़ा रोल प्ले करेगा। यानी कंक्लूजन यही है कि यूएस सेंट्कॉम चीफ की मुनीर के साथ जो मीटिंग हुई थी उसका इंडिया के साथ कितना रिलेशन हो सकता है ये हमें पता नहीं, लेकिन ईरान से जरूर रिलेशन होगा ये पता है। लेकिन इस मीटिंग के बाद जो हुआ वो इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लोरिडा में एक मीटिंग के दौरान मुनीर ने क्लेम किया कि पहले वो वेट करेंगे कि इंडिया अपनी नदियों पर डैम्स बांधे, फिर 10 मिसाइल के साथ न्यूक्लियर स्ट्राइक करके उन डैम्स को उड़ा देंगे। अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान अकेले नहीं डूबेगा, आधी दुनिया को साथ लेकर डूबेगा। इनफैक्ट मुनीर ने इनडायरेक्टली मुकेश अंबानी के जामनगर रिफाइनरी को भी बॉम्ब करने के थ्रेट्स दिए हैं। अब इस क्लेम में कितना फैक्ट है और कितना फिक्शन देखते हैं। पाकिस्तान के पास शाहीन 1 और शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। शाहीन 1 की रेंज 750 to 900 किलोमीटर है और शाहीन 2 की रेंज अप टू 2000 किलोमीटर। लेकिन मई के महीने में ऐसी खबर आई थी कि पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट शाहीन मिसाइल्स यूज किए थे जो S-400 सिस्टम्स ने इंटरसेप्ट किए। ये क्लेम पाकिस्तान ने एज यूजुअल डिनाई कर दिया है, क्योंकि वो तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उनका सबसे बड़ा वेपन इंडिया के डिफेंस सिस्टम्स के आगे फीका पड़ गया। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर केपेबल F-16 एयरक्राफ्ट्स हैं, चाइनीज JF-17 भी हैं, लेकिन हमारे एयरफोर्स ने चाइनीज और अमेरिकन दोनों फाइटर जेट्स को मार गिराया है। और हाल ही में हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने रिवील भी किया कि कैसे हमारे एयरफोर्स ने उनके जेट्स, हैंगर्स, रेडार्स और इम्पोर्टेंट मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया था। पाकिस्तान के पास ऑन पेपर इंडिया के किसी भी शहर पर अटैक करने की कैपेबिलिटी तो है, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे चुप थोड़ी बैठेंगे। चले देखते हैं कि क्या इंडिया तैयार है। देखो, अगर कभी इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक होता है तो हम सिर्फ होप फॉर द बेस्ट नहीं कर रहे, हमने मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें मिसाइल डिफेंस भी है, न्यूक्लियर डेटरेंस भी और सिविल डिफेंस ट्रेनिंग भी। नंबर 1, मिसाइल डिफेंस शील्ड। इंडिया ने अपना एक एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है। इसमें 2 मेन लेयर्स हैं। PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस, जो हाई एल्टीट्यूड पे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। AAD, एडवांस एयर डिफेंस, जो लो एल्टीट्यूड अटैक्स को काउंटर करता है। इन दोनों को सपोर्ट करता है एक पावरफुल रेडार सिस्टम, स्वॉर्डफिश रेडार, जो मिसाइल्स डिटेक्ट करता है। ऊपर से S-400 जैसे रशियन मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम्स भी एक्टिव हैं। 2, न्यूक्लियर डेटरेंस, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी सिंपल है, हम पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पर अटैक किया तो जवाब देने के लिए फुल पावर है। हमारे पास है न्यूक्लियर ट्रायड, लैंड बेस्ड मिसाइल्स जैसे अग्नि सीरीज, सबमरीन बेस्ड मिसाइल्स INS अरिहंत विद K-15 एंड न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट्स। ये सिस्टम सिविलियन कंट्रोल में है अंडर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जिसमें फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। नंबर 3, सिविल डिफेंस, जनता की तैयारी। कुछ सिटीज में मॉक ड्रिल्स की जाती हैं, जैसे सायरन्स बजाना, ब्लैकआउट प्रैक्टिस या इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स। क्या आपके शहर में मई के महीने में मॉक ड्रिल्स हुए थे? अगर हाँ, तो कमेंट्स में मुझे आपका एक्सपीरियंस क्या था ये शेयर कीजिए। लेकिन सच तो ये है कि पब्लिक अवेयरनेस और बंकर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफी लिमिटेड। जनता को न्यूक्लियर अटैक के सर्वाइवल प्रोटोकॉल्स के बारे में ज्यादा पता ही नहीं होता। शायद अगर आप बॉर्डर एरियाज में रहते होंगे तो फिर कुछ प्रैक्टिसेस आपको पता होंगी, लेकिन नए मिसाइल्स के आने की वजह से थ्रेट सिर्फ बॉर्डर एरियाज तक ही सीमित नहीं होगा, हमें पूरे इंडिया में मॉक ड्रिल्स करना स्टार्ट करना ही होगा। नंबर 4, इमरजेंसी प्लानिंग। वॉर टाइम सिचुएशंस के लिए इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिस्पांस रेडी होता है। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को कैमोफ्लेज करना, IAF और नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन और रिटेलिएशन प्लान्स अपडेट करना, ये सब कांस्टेंट प्रोसेस है, लेकिन हमें लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट फिक्स करने पर फोकस करना ही होगा। रिमेंबर, a war is won by logistics. बॉटम लाइन ये है कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम मिलिट्री लेवल पर तो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पब्लिक लेवल प्रिपेयर्डनेस और अवेयरनेस में और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मिसाइल इंटरसेप्टर्स और न्यूक्लियर पॉलिसी तो है, पर अगर कल एक वार्निंग आए तो क्या एक आम आदमी रेडी है? ये सोचने जैसी बात है। इन दी एंड एक बात हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। आज भारत पाकिस्तान में एक बड़ा डिफरेंस है कि भारत अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर विश्वास रखता है कि वो जीतेंगे, और पाकिस्तान अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर विश्वास रखता है कि वो कभी नहीं जीतेंगे। अगर एक वॉर होती है तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमें सुरक्षित रख सकती हैं, तो हमें न्यूक्स तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप को तो ये भरोसा है ही नहीं, क्योंकि वो आज तक उनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव
कश्मीर में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए हैं, और तो और अपना 1/3 हिस्सा यानी ईस्ट पाकिस्तान भी खो चुके हैं। मतलब हमने ये कह दिया है कि हम कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का उल्टा है। पाकिस्तान फर्स्ट यूज पॉलिसी की बार बार धमकी देता है कि वो इस एरिया पर न्यूक्स दाग देगा, यहाँ अटैक करेगा, वहां अटैक करेगा। और यहाँ पर पाकिस्तान और भारत में एक मेजर डिफरेंस यही है कि जब हम हमारा ऑफेंसिव करते हैं तो मिलिट्री टारगेट्स तक सीमित रखते हैं, लेकिन वो सिविलियंस पर भी अटैक करते हैं। इसी वजह से आज हमें सोचने की जरूरत है कि हमने नो फर्स्ट पॉलिसी एक अच्छे इंटेंशन से लाई थी, लेकिन क्या इस पॉलिसी को दुनिया ने फॉर ग्रांटेड लिया है? अगर पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं तो हम क्यों संत महात्मा बने घूम रहे हैं? आई एम नॉट सेइंग कि हमें न्यूक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। न्यूक्लियर वेपन्स आर डेंजरस और इनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर कैसे होता है इस पर हमने एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल आई एम सेइंग इज अगर पाकिस्तान थ्रेट्स की भाषा में बात करता है तो हमें भी उसी भाषा में बात करनी होगी जो पाकिस्तान समझता है। बहुत कहकर हो गया कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, लेकिन अगर इस फैक्ट की रिस्पेक्ट दुनिया में नहीं है तो हमें वही करना चाहिए जो हमारे सिटीजन्स को सेफ रखे। हमें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बारे में वापस सोचने की जरूरत है। कभी कभी ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, यही सच होता है। Okay, now these are my unfiltered thoughts. To be really honest, अगर हम पिछले 4-5 महीनों के जो सारे इवेंट्स हैं उन्हें इन डिटेल एनालाइज करेंगे तो I feel like the US has finally dropped all of its pretense. वो नाटक करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि पहले लोग एटलीस्ट नाटक करते थे कि भारत और USA में कोई ना कोई रिलेशंस तो हैं। But now, given that Trump is a businessman, he doesn't really care about, maintaining a facade. He doesn't care about any of उस तरीके के। So, जो India-US relations की सच्चाई है, वो आप सबके सामने खुले में आ रही है। आप एक्चुअली देख सकते हो on what the United States thinks about India. जब Trump कहता है that we are a dead economy, they truly mean that. It just means that they consider our economy dead till the time it comes to us buying things from them. लेकिन जब बात पलट जाती है and the time comes for the Indian market to buy something from the United States, at that time हम दुनिया की 4th largest economy है. At that time हमारा vibrant market है. At that time हमें सारे अमेरिकन ब्रांड्स के लिए रेड कारपेट लॉन्च करना चाहिए। सारे अमेरिकन ब्रांड्स को खुले आम भारत में आकर चीजें बेचने के लिए एनकरेज करना चाहिए। That's what they think. And pretty much that's what a lot of Indians end up thinking as well. पाकिस्तान के ये थ्रेट्स कोई आइडल थ्रेट्स नहीं है। Going to a sovereign nation and making these threats, ये उसकी जैसे ही हुआ कि कोई छोटा कुत्ता भौंकता है तो आपको लगता है कि ये छोटा कुत्ता क्यों भौंक रहा है। वो छोटा कुत्ता इसीलिए भौंक रहा है क्योंकि उस छोटे कुत्ते को पता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कुत्ता है। एंड हमको उस छोटे कुत्ते की भौंक के पीछे उस बड़े कुत्ते के साए को देखना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज व्हाट वी नियरली नीड टू रियलाइज हियर, दैट द यूनाइटेड स्टेट्स डजंट केयर अबाउट इंडिया, इट ओनली केयर्स अबाउट इंडियन मनी। सो अगर हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है दैट पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू अटैक इंडिया, इट विल कंटिन्यू टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts, हमें ये याद रखने की जरूरत है कि कोई भी देश एक मिलिट्री सुपर पावर नहीं बनता जब तक वो खुद अपने सुपर पावर कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं करता। द रीजन वाई अमेरिका इज अ सुपर पावर इज क्योंकि वो एब्सोल्यूट उनके पास मिलिट्री सुपीरियोरिटी है। वो सॉफ्टवेयर सेक्टर में और कितने सारे इमर्जिंग सेक्टर्स में कंप्लीटली डोमिनेट करते हैं, जैसे AI. इफ यू लुक एट द टॉप 50 बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, अ मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। वेराज इंडिया की बात करें तो हमारे पास हार्डली कोई ऐसे बड़ी कंपनीज हैं जो दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं। हार्डली भारत के कोई ब्रांड्स की ग्लोबल रिकग्निशन है, ये सच्चाई है। So when it comes to a military conflict, the only thing that's going to save us is our own technology, जो भारत की कंपनीज भारत की सुरक्षा के लिए बनाते हैं। Let me give you one example about this. The Indian government says that they are going to buy these armored tanks called Strykers from the United States. But repeated trials of the Stryker in our Himalayan regions have shown that they do not perform well as compared to the DRDO's tank. लेकिन फिर भी हम ओपनली DRDO के टैंक को सपोर्ट नहीं करते, हम अमेरिकन स्ट्राइकर्स को खरीदने की बात करते हैं। एंड दिस जस्ट शोज दैट वी आर नॉट सीरियस।
तो कोई क्यों ही हमारी बात सीरियसली लेगा जब हम अपने इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करते? क्योंकि यू नेवर नो, आप यूएसए से कोई चीजें खरीदोगे एंड इफ द यूएसए थिंक्स दैट यू आर इनकन्वीनियंट, they will just not deliver their products, or they'll deliver you faulty products and you will never know. And the problem is कि भारत में इतनी लोक संख्या है that a few people dying in the line of fire or a few people dying in accidents before a conflict begins is not even big news. तो आप basically हमारे armed forces के लोग हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं by simply pandering to America. So these are my unfiltered thoughts. It also has to be noted that the Stryker is much more expensive than DRDO's tank, and No doubt, it जो performs India वाले worse. बना रहे So हैं। buying that is going to be really stupid. So please try and cancel Stryker so that our government actually takes a more informed decision. जैसे हमने पहलगाम अटैक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को भी रिकंसिडर किया, वैसे ही इस पॉलिसी को भी रिकंसिडर करने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आज पाकिस्तान जो चाहे कह सकता है, क्योंकि उसे किसी बात का डर है ही नहीं। ये डर ही डिटेरेंस होता है, और आज की दुनिया में हमें डिटेरेंस की सख्त जरूरत है। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। सच्चाई ये है कि आप हमेशा देखते हो, हम कह देते हैं भाई अमेरिका सुपर पावर बन गया, रशिया इतना स्ट्रॉन्ग पर है, वो बना कैसे, बना तो खुद रहे। देखो। आप न्यूज में हम डेली देखते हैं, इंडिया रशिया से खरीदेगा जहाज या इंडिया खरीदेगा अमेरिका से। अमेरिका चाहता है हम उससे जहाज खरीदे, फाइटर जेट ले हैं, लेकिन इंडिया सोच रहा है कि रशिया हमारा मित्र हो। अरे मित्र गया, अमेरिका गया, बाद की बात। इंडिया फर्स्ट, नेशन कम्स फर्स्ट। और नेशन कम्स फर्स्ट में सबसे बड़ी बात ये आती है यार, हम इतने फाइटर जेट्स पे काम करते हैं, हम एमका पर काम करते हैं, इन चीज़ों पे, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। क्यों? इंजन के ऊपर हम डिपेंडेंट है कि वहां से सप्लाई आएगा। हमें, मुझे नहीं पता, हमें एक गोल सेट करना पड़ेगा। वो गोल आज नहीं हो सकता, लेकिन वो कब से तो सेट था, अभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। प्रोडक्शन उनकी और डिले होती जाती है। भैया हमें हर एक चीज़ बनानी पड़ेगी, और उसके लिए कैसे आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि एक इंजन सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो जो हो गई। आप टैंक्स है, हम अमेरिका से लें, इंडिया से लें, और जबकि मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के साइंटिस्ट जाके उन कंपनियों में जाके उन कंपनियों को कितना आगे बढ़ा चुके हैं दोस्तों। तो ब्रेन तो हमारा ही है, ब्रेन उनका नहीं है। इतना कंपनी बना चुके हैं, ब्रेन्स हमारे यूज़ कर रहे हैं। गूगल में सुंदर पिचाई का दिमाग यूज़ हो रहा है, कहीं पे किसी का दिमाग यूज़ हो रहा है। आप ये चीज़ देखो ना कि मतलब आज बड़ी से बड़ी पोस्ट में, उनके आईटी फील्ड में, टेक्नोलॉजी फील्ड में इंडिया के लोग यहाँ डिग्री हासिल कर करके, आईआईटी से पढ़ाई कर करके वहाँ पर उनकी कंपनी को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो मतलब ब्रेन तो हमारे यूज़ हो रहा है। तो हमारा ब्रेन इतना स्ट्रांग है, तो हम उनकी कंपनी की चीज़ें वहाँ से लाने की बेटर, अगर हम यहाँ बनाएंगे तो सस्ती भी बनेगी चीज़ें और बेटर भी बनेगी। और मुझे ये लगता है कि हमें एक पाकिस्तान की कोई भी बात होती है, हमें उसको लाइटली कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बदतमीज़ कहते हैं ना, बदतमीज। वो उस तरीके का देश है कि जिसको अपनी नहीं फिक्र है। देखो जिसको, हाँ, जो बिल्कुल ऐसा हो जाता है ना कि मुझे तो अब क्या है, जिसे एक बेशर्मी वाली आदत पड़ जाती है ना, अगर मैंने अमेरिका में जाके, और पहली बात, अमेरिका कैसे अलाउ कर सकता है कि ऐसी स्टेटमेंट्स एक कंट्री जिसको तुम फ्रेंड कहते हो, वो छोड़, फ्रेंड भी छोड़, जिसके पीएम की लड़ाई ही सारी नोबेल पीस प्राइज की है, और कोई नहीं है कि मुझे तो दिलवा, और वहीं से ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। हद होती है। गजब दोगलापन है, वो वाली बात है। तो इस पर आप भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये चाइना भी हमारा दोस्त है, रशिया भी नहीं। आपको खुद की एक वो अहमियत लानी पड़ेगी। जैसे कि आज भी 10 बार, अभी तक अमेरिका क्यों नहीं घुसा उस वॉर के अंदर, यूक्रेन के पीछे क्यों नहीं घुसा? पता है ना कि जिससे भिड़ा हुआ है वो बहुत तगड़ी चीज़ है। रशिया को ये सबको पता है, रशिया को हल्के में आगे नहीं सकते। वो खा जाएगा जिस दिन वो अपने पर, अभी भी वो अपने इतने अंधे सैंक्शंस के बाद भी कितना आराम से खड़ा है और रिलैक्स होके लगाते। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो दोस्तों। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।